रहे हैं बच्चों एटम एंड द मॉलिक्यूल, जो कि क्लास 9th का है। टीजीटी जो साइंस है उसमें केमिस्ट्री में ये चैप्टर अब की बार हमें दे रखा है, तो हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो होता है यहाँ पे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन हमसे पूछे जाते हैं, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, जिसमें पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास है। ये क्या कहता है, नॉर्मल बात है जो हम एक ही जिसकी डेफिनेशन याद रहती है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे आप नॉर्मल बात कहते हैं कि कार्बन है प्लस में ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या बनेगी, CO2 बनेगी। यहाँ पे कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का जो यहाँ पे मास है बच्चों वो 32 है, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 एटम है तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन का जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होगा वो इन दोनों का सम ही होगा, मतलब जो कि यहाँ मास क्या है बच्चों, 44 है। तो मास कहीं गया नहीं, एक फॉर्म से दूसरी, अगर इसको मैं कंप्लीट करूं तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो सकता है, वो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर दूसरा जो लॉ है बच्चों वो क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ क्या है, कांस्टेंट। ये लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं। पहला लॉ ऑफ कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मास था, दूसरा जो लॉ है बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अब इसमें क्या है कि जो कंपाउंड बनता है वो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। आप कहीं से भी, मान लीजिए आप अपने इंडिया में पानी पी रहे हैं, मान लीजिए अपने स्टेट का, हरियाणा का, ठीक है, आप यूपी में चले जाइए वहाँ का आप पानी पी रहे हैं, आप राजस्थान में चले जाइए वहाँ का पानी पी रहे हैं, या फिर विदेश में चले जाइए वहाँ का पानी पी रहे हैं, सारी जगह उसकी जो कंपोजिशन है वो बच्चों वो H2O ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि कहीं से भी अगर आप एक कंपाउंड उठा रहे हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन उसका हर जगह पे ही मिलेगा। अगर आप पानी बना है ना, वो कंपाउंड बना है, तो वहां पे जो, अगर आप इनकी रेशो देखते हैं तो हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 मास है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1:18, 18 नहीं सॉरी 8, 1:8 ही इनकी कंपोजिशन हर जगह पे आपको मिलेगी। कहीं का भी पानी आप उठा लीजिए, कहीं का मतलब कहीं का ही, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब पानी मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि भाई पानी एक, मान लीजिए किसी एक नॉर्मल रिएक्शन से बना H2+O2 से, ठीक है, और एक आप पानी बनाओगे जहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिड प्लस बेस से, वहां सोल्ट और पानी तो बनता है, तो वो भी उसी कंपोजिशन का होगा जो कि H2+O2 से पानी बना था 1:8 में ही। कहीं से भी निकाल लीजिए उनकी कंपोजिशन सेम ही होगी। ठीक है, सेम उससे कंबाइन होंगे, तो यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। फिर जो सबसे पहली थ्योरी हमारे पास आती है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं आप, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इसने क्या बोला था कि भाई जो एटम है वो एक टाइनी पार्टिकल है, इनडिवाइजिबल है, मतलब आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको ना आप बना सकते हैं ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या रहेगा कि आइडेंटिकल मास होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एक सेम एलिमेंट की, मतलब एक स्पेसिफिक मास रहेगा और उसकी एक प्रॉपर्टी रहेगी। और डिफरेंट जो मासेस होते हैं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो डिफरेंट एलिमेंट्स की होती है, सेम एलिमेंट की नहीं होगी। अलग अलग एटम होगा तो अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी, और वो कंबाइन करते हैं एक स्पेसिफिक रेशो में, एक सेम रेशो में वो कंबाइन करते हैं। जैसे अभी हम किसकी बात कर रहे थे, H2O की तब बात कर रहे थे। ठीक है, एटम आपके हिसाब से क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और यहाँ पे जो अलग अलग एटम है, अलग अलग एलिमेंट की उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। अब आयरन का भी एटम है तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, मैग्नीशियम का एटम है तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट और द कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे अगर जो आपके पास सब्सटेंस है, H2O का भी तो मॉलिक्यूल होता है, तो वो जो सब्सटेंस होगा वही प्रॉपर्टी किसकी रहेगी, उस मॉलिक्यूल की भी रहने वाली है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे जो हम नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, अभी लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन की हमने बात कर ली, फिर अभी हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, एटम के बारे में अभी हमने देखा। और अगर आप देखते हैं कि भाई एटम जो है उसको पहले ये बोला जाता है कि भाई उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, या उसमें अंदर कोई और पार्टिकल नहीं है, जो कि हमें पता है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिसको आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। अगर आप फिजिक्स में जाते हैं तो डेप्थ में पॉजिट्रॉन और बहुत सारे पार्टिकल्स और भी यहाँ पे हैं। ठीक है, जो सबसे छोटा रेडियस होता है बच्चों वो किसका होता है, अपना जो हाइड्रोजन एटम है उसका होगा, ये चीज भी आपको पता होगी। फिर जो आपको पता है कि भाई एटम्स हैं, आपको एलिमेंट तो सारी याद होंगी, मतलब जो पीरियोडिक टेबल, मैं ये मान के चल रही हूँ आपको पीरियोडिक टेबल आती होगी, नहीं आती होगी तो एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है,
जैसे ये रेडियस दे रखा है यहाँ पे, और ये आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर यहाँ पे होते हैं, ठीक है, या 10⁹ मीटर का मतलब क्या होगा, 1 नैनोमीटर यहाँ पे होगा। सिंबल सबके पता होंगे। एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, और एटॉमिक मास, एटम का मास जो है वो एटॉमिक मास कहलाता है। अब इसको मेजर कैसे किया था बच्चों, वो लिया गया था कि जो कार्बन है, कार्बन के एटम का 12वां हिस्सा एक एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। मतलब कि मान लीजिए मैं ये मानूं कि कार्बन को एक सेब माना है, उस सेब के 12 हिस्से कर दीजिए, तो 12 हिस्से, ठीक है, तो वो एक जो हिस्सा कहलाएगा वो क्या कहलाता है बच्चों, वो यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट कहलाया। मतलब उसके बेसिस पे ही कि भाई उस जो, जैसे ये 12वां हिस्सा जो, या किसी भी हिस्से को ले लीजिए, पर एक एटम के आपने 12 हिस्से कर लिए, तो उस चीज को अब कंपेयर करते हैं कि भाई आयरन का जो एटम होगा वो इससे इतना भारी है। जैसे हम ये चीज रखते हैं ना कि एक आपने मेजरिंग स्केल ये रख लिया, तो हम ये कहेंगे भाई दूसरी चीज इससे इतने गुना क्या हो गई, इसकी हाइट इतनी ज्यादा हो गई, इसकी इतनी कम हो गई। तो ऐसे ही जो स्टैंडर्ड माना गया था वो कार्बन एटम को माना गया, और उसके भी कौन से 12वें हिस्से को लिया गया था, जिसको एटॉमिक मास यूनिट बोला गया था। ठीक है, 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम। तो इसका मतलब तो यही होता है ना, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एटम न्यूट्रल होता है, और एटम में आप क्या चीज देखते हो कि आयंस आप पढ़ते हो, जिसको क्या बोलते हो आप, कैटायन और एनायन बोलते हो। कैटायन क्या होता है बच्चों, कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज, और एनायन क्या होगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे आपसे N3 नेगेटिव इसकी कन्फिग्रेशन पूछ लेंगे, या फिर Mg2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन पूछ लेंगे। ठीक है, ये चीज आपको आती होगी। अगर आप नॉर्मल मतलब देखेंगे जो आपकी मतलब 10th तक की कन्फिग्रेशन है, वो तो आप कैसे लिखते हो, नाइट्रोजन की आपको लिखनी है। वैसे नाइट्रोजन की क्या होती है, जो कन्फिग्रेशन है, अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो आप लिखोगे भाई पहले उसमें 2 हैं फिर 5 हैं, तो ये इसकी कन्फिग्रेशन हो जाती है टोटली, क्योंकि 7 होता है ना एटॉमिक नंबर, पर N3 नेगेटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन और हो जाएंगे, तो 2 और 8 इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी। ये 10 तक के हिसाब से, 11th और 12th में आपको पता है अलग तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, अब मोलिक्यूल क्या होता है कि मोलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम, ठीक है, विच इज केमिकली एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चों, वो बॉन्डेड होते हैं, उसको आप मोलिक्यूल कह देते हो। ठीक है, और मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट मतलब आप पार्टिकल आप बोल देते हो, एक्सेप्ट एलिमेंट को छोड़ के। मतलब मोलिक्यूल जो होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा मैटर का, पर किसको हटा लीजिए, एलिमेंट को, नहीं तो उसमें एटम सबसे छोटा हो जाएगा ना। ठीक है, और उसकी मतलब अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है मॉलिक्यूल की। ठीक है, जैसे आप पार्टिकल मैंने बोला H2 का भी है, CO2 का भी है, तो ये सारे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट मास होगा, इनकी प्रॉपर्टीज होंगी, अलग अलग कैटेगरीज में मतलब ये होते हैं। होमो एटॉमिक हो सकते हैं मॉलिक्यूल, या हेट्रो एटॉमिक हो सकते हैं। ठीक है, होमो एटॉमिक मतलब सेम, मतलब ऐसे मिलेगा जैसे H2 का मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर H2 का ये हेट्रो है क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन एलिमेंट आ गया और एक दूसरा क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी आपको मिल सकता है, तो होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। ठीक है, फिर वर्डिंग जो है इंपॉर्टेंट, जिसको आप एटोमिसिटी बोलते हो, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, उसको क्या बोलते हो, एटोमिसिटी। जैसे आपसे फास्फोरस की पूछी जाए एटोमिसिटी, तो वो P4 होती है बच्चों, क्या होती है, P4, मतलब यहाँ पे 4 एटोमिसिटी है। ठीक है, जैसे फास्फोरस की क्या होती है, टेट्रा एटॉमिक ही होता है, P4 लिखते हो। सल्फर की पॉली एटॉमिक, क्योंकि एसिड होता है, ये S8, मतलब 8 इसकी एटोमिसिटी है, 8 नंबर ऑफ यहाँ पे एटम है। हाइड्रोजन की 2 होती है, ओजोन की 3 होती है, तो ऐसे एटोमिसिटी बताई जाती है। और नोबल गैसेस हमेशा मोनो एटॉमिक आपको मिलेंगी। ठीक है, फिर आपको कुछ केमिकल फार्मूलाज जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, कैसे बनाते थे 9th क्लास में, वो आपको पता होने चाहिए। पर उससे पहले आपको मोलिकुलर मास निकालना आना चाहिए। मान लीजिए आप NaCl का मास निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालते थे, Na का मास लिखोगे 23 है, फिर क्लोरीन का कितना होता है 35.5 है, इन दोनों को प्लस कर दोगे, कितना आ जाएगा 58.5 U। ठीक है, यूनिट मास जिसको आप बोलते हो। ठीक है, केमिकल फार्मूले हम कैसे कैसे बनाते थे कि आपको वैलेंसीज पता हो, कि वैलेंसी क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन कोई दे सकता है या ले सकता है, एक एटम, एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लेगा या वो देगा, उसको आप क्या बोल देते हो, उसकी वैलेंसी। जैसे नाइट्रोजन की अभी उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए थे,
नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए थे? 3, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई, तो वो N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव उसको लिखा जाएगा, और तो उसकी वैलेंसी 3 हुई है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन का कंपाउंड बनाना है, तो नॉर्मल सी बात है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी 1 होती है, तो आप ऐसे कर देते थे ना, तो ये क्या बन जाती थी? NH3। मतलब ये H के लिए तो ये 3 आ जाएगा और नाइट्रोजन के लिए 1 आ जाएगा। ठीक है, H2SO4 मान लीजिए बनाना है, H है और SO4 है, SO4 पे कितना चार्ज होता है? 2 नेगेटिव, तो यहाँ 2 आ जाएगा। हाइड्रोजन की 1 ही होती है, तो इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए, SO4 एक ही मॉलिक्यूल आएगा और H का 2 आएगा, तो H2SO4 बन जाएगा। तो जो जिसकी वैलेंसी उसको नीचे रखे, उसको क्रॉस कर दीजिए, तो ऐसे फार्मूले बन जाएंगे। H2S क्या होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। कई बच्चे किसमें मतलब ये आपको वैलेंसीज याद होनी चाहिए कि सोडियम की 1 होती है, पोटेशियम की 1, सिल्वर की भी 1 होती है, कॉपर 1 में ही मिलेगा आपको, सिल्वर का भी 2 पॉजिटिव में मिल जाएगा, मैग्नीशियम 2 में होगा, कैल्शियम भी, जिंक भी, आयरन 2 में मिल सकता, 3 में, वो आपको बताएंगे ही। मेन आपको इनकी याद होनी चाहिए कि बिफॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव होता है, SO4 2 नेगेटिव, SO3 पे 2 नेगेटिव, CO3 पे 2 नेगेटिव, ये बाइकार्बोनेट होता है जिसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। नाइट्रेट पे चाहे NO2 हो वो भी नेगेटिव होता है, NO3 भी एक ही नेगेटिव होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव जो आयन होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप फॉर्मूले बना पाएंगे। मेन इसका याद रखना है, PO4 3 नेगेटिव होता है, तो इसका आप किसी से भी फॉर्मूला बनाएं, एल्यूमिनियम से बना सकता है या फिर कोई हाइड्रोजन और PO4 से बनवा सकता है, तो ये 3 और इसकी 1, तो ये बन जाएगा H3PO4। ठीक है, इनके नाम भी पता होने चाहिए कि ये सल्फेट होता है, ये सल्फेट है, ये सल्फाइट है, ये कार्बोनेट है और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है बच्चों, जिसको बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। ठीक है, जिनको अभी आप आयंस बोल रहे थे ना, केटाइन भी हो सकता है और क्या हो सकता है? एनायन भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो काम की बात है, जिसको आप मोल कंसेप्ट के नाम से जानते हैं, अब आपको वो देखना है। ठीक है, अब वो चीज़ आप देखो, मोल कंसेप्ट क्या है? मोल है बहुत अनमोल। तो इसमें क्या चीज़ आएगी बच्चों की, एक मोल का मतलब क्या होता है? एक यूनिट है, नॉर्मल सी बात है, मेजरमेंट की एक यूनिट है। जैसे अब मैं ये बोल दूं कि भाई 1 दर्जन क्या होता है, आप सबको पता है कि भाई 1 दर्जन में इतने केले आ जाएंगे। ठीक है, या 1 दर्जन का नाम लेते ही आप 12 आपके दिमाग में आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ मेजरमेंट की जो यूनिट होती है, वैसे ही मोल भी एक यूनिट है, जिसमें अगर मैंने ये बोल दिया कि भाई इतने 1 मोल सोडियम है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? मैंने आपको क्या बोला? 1 मोल सोडियम है तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? तो आप नॉर्मल सी बात कहेंगे एवोगैड्रो नंबर, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये चीज़ होगी। अगर मैं यही बोल दूं, इसका रिवर्स कर दूं कि 6.022 इंटू 10⁻23 इसमें कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, तो 1 ही होगा। अगर इतने नंबर ऑफ एटम में इतना 1 मोल है, तो 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम होंगे। ठीक है, वाइस वर्सा हमने कर लिया। फिर क्या है कि बच्चों, जो इनका मॉलिक्यूलर मास होता है, जो इनका एटॉमिक मास जिसको आप कहते हो, कि जैसे सोडियम का आपको पता है 23 है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास होगा तो मॉलिक्यूल का ले लेंगे, अभी एटम ही ले रहे हैं तो एटॉमिक मास। तो एक मॉलिक्यूल जो एटॉमिक मास है 23 है, तो सोडियम का 23 जो मास होगा वो 1 मोल बनाएगा। तो 1 मोल में आपसे कोई यूं पूछ ले ना सोडियम का मास बताओ, तो वो 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपस में इक्वल है, कि अगर मैंने पूछ लिया 23 यूनिट जो मास है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे सोडियम के, तो एवोगैड्रो नंबर Na में नंबर ऑफ मोल कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। चाहे एक मोल में मास बता दो, मास में मोल बता दो, इस मास में नंबर ऑफ पार्टिकल बता दो, पार्टिकल में मास बता दो, तो एक दूसरे का क्या है बच्चों? रिलेट आपस में ये करती हैं। ठीक है, अगर फॉर्मूला वाइज अगर आप देखोगे तो कैसे निकाल सकते हो, यहाँ यूनिटरी मेथड लगता है, आराम से निकाल लोगे क्वेश्चन, कि जैसे 1 पेन इतने का है तो 10 कितने के हो जाएंगे। जैसे अगर सिंपल में अगर आपको क्वेश्चन दूं कि भाई 12 ग्राम मैग्नीशियम में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे। ठीक है, आपको ये पता है कि भाई 24 ग्राम जो मैग्नीशियम होता है वो 1 मोल बनाता है। 24 ग्राम मैग्नीशियम 1 मोल बनाता है, क्योंकि इसका मास है ये
24 ग्राम मैग्नीशियम एक मोल बनाता है तो 12 ग्राम कितना बनाएगा, हाफ हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या होगा वो देखो। नंबर ऑफ मोल जो निकाले जाएंगे, गिवन मास जो दे रखा होगा बाय में मोलिकुलर मास, ये मास वाला फॉर्मूला हो गया। ये किसका हो गया, मास वाला फॉर्मूला। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकलवाएं आपसे, पार्टिकल अगर आपके फॉर्मूले में हो, क्या हो, पार्टिकल, तो कैसे निकालोगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन पार्टिकल बाय में एवोगैड्रो नंबर, एन जिसको लिखते हैं। गिवन जैसे गिवन मास था मोलिकुलर मास, ये गिवन पार्टिकल बाय में एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये समझ में आ गई। तो अब इससे ऐसे भी दे रखा होगा ना, मान लो पार्टिकल दे रखे हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि ये मोल ही तो दे रखा है। तो अगर गिवन मास है, गिवन मास है, ये मोलिकुलर मास है, और ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और एवोगैड्रो नंबर हैं, इन चारों में से अब कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप निकाल के बता सकते हो। मान लीजिए ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, और ये आपसे निकलवाया गया है मोलिकुलर मास कितना होगा भाई इस आइटम का। ठीक है, तो आप निकाल के बता सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आपसे पूछ लिया जाए, परसेंटेज पूछ ली जाए किसी भी एटम की एक कंपाउंड में, परसेंटेज पूछ लेते हैं कई बार कि भाई कितनी परसेंटेज होगी इस एटम की इस कंपाउंड में। जैसे H2SO4 है तो उसमें सल्फर की परसेंटेज पूछ लें। ठीक है, तो क्या होगा, मास ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास लिख दोगे, मास ऑफ एलिमेंट, और मास ऑफ द कंपाउंड, टोटल कंपाउंड का मास लिख देना। जैसे इसका 98 होता है मास ऑफ द कंपाउंड, और इनटू में 100, परसेंटेज आपकी निकल आएगी। ठीक है, चीज समझ में आ गई होगी। तो ऐसे क्या निकालते हो, और यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल का निकाल देना। जैसे यहाँ फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे ये गिवन मास ऑफ द मॉलिक्यूल लिख देना, और मॉलिक्यूलर मास जो उस मॉलिक्यूल का होगा वहीं पे ही। ठीक है, उसमें अगर मैं एक मोल मॉलिक्यूल की बात करूँ ना, तो भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही होते हैं, वहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं है, सिर्फ एटम की जगह मॉलिक्यूल लग जाएगा हर जगह पे। ठीक है, जैसे आपको ये बोला जाए, एक क्वेश्चन करना, सुनना ध्यान से, यहाँ पे होगा तो मैं वही करा दूँ, चलो यहीं करा देते हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम। क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम इन अ पीस ऑफ आयरन, और उसका वेट दे रखा है 20, ये वेट दे रखा है आपको, गिवन मास दे रखा है 28 ग्राम, और उसका मास भी आपको गिवन है आयरन का 54 यूनिट मास दे रखा है। ठीक है, एक मोल आयरन का मास पता है ना आपको, एक मोल का मास आपको पता है कितना है, 56 है। अब इन्होंने नंबर ऑफ एटम पूछे है ना, तो एक मोल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, एक मोल में नंबर ऑफ एटम होते हैं एवोगैड्रो नंबर, जो कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23, मैंने सीधा यही लिख दिया। ठीक है, पूछे कितने में है, 2.8 ग्राम में। ठीक है, समझ गए ना, मतलब कि आपको ये पता है कि एक मोल में इतना मास है, तो ये इक्वली तो हो गया, मतलब आपको ये पता है 56, जो 56 नहीं 54, सॉरी 54 यूनिट मास में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। 2.8 में कितने होंगे बच्चों, इसको ऊपर ले जाओ और 54 को नीचे ले आओ, तो 6.22022 इंटू 10 की पावर 23 बाय में 56 बच्चों, 56, और यहाँ पे इंटू में 2.8, ऐसे ही तो निकालना है। ठीक है ना, तो ये बहुत इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो एक क्वेश्चन और करना है क्या, चलो एक और कर लो। तो आपको मास कैलकुलेट करना है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस का, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। N2 का जो मास होता है वो कितना होता है, अगर आप नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 28 ग्राम होता है, 28 ग्राम एक मोल का मास होगा, एक मोल का मास क्या हो जाता है 28। तो आप 0.5 मोल का मास बता दो कितना होगा। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, मतलब 0.5 को ऊपर ले जाओ, 1 मोल को नीचे ले आओ, मतलब 28 इंटू में 0.5, 14 ग्राम। ठीक है, आधा ही तो करना था, एक मोल का पता है, आधे मोल का बता दो। ठीक है, तो ऐसे आपको मोल कंसेप्ट करना है।